श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में या मौर्योत्तर काल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि मौर्यों के बाद आने वाला जो एक बड़ा साम्राज्य था या उनके तुरंत बाद जो एक नया साम्राज्य निकल के आता है वो है शुंग वंश, जिसमें क्या था कि बृहदत्त जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, जो क्या था इतिहास का पहला ब्राह्मण साम्राज्य बना था। आज हम उसके आगे की बात करते हैं, तो बात करते हैं शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके वसुदेव ने क्या किया था, कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश का इतिहास में ऐसा कोई विशेष योगदान नहीं रहा है, बस इतना जान लीजिए कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। उसके बाद जो सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश का जो संस्थापक था उसने क्या किया था, कर्ण वंश के अंतिम शासक की हत्या करके नया जो सिमुक ने क्या किया था, एक नए बड़े राजवंश की स्थापना की थी जिसका नाम था सातवाहन वंश। ये क्या था, जैसे शुंग वंश इतिहास का पहला ब्राह्मण साम्राज्य था, उसी तरह सातवाहन वंश महाराष्ट्र का सर्वप्रथम ज्ञात ब्राह्मण वंश था। अगर कभी आपसे किसी एग्जाम में पूछे कि इतिहास में महाराष्ट्र में ज्ञात ब्राह्मण वंश कौन सा था सर्वप्रथम, तो कौन सा वंश हो जाएगा, सातवाहन वंश। ये मौर्योत्तर काल का एक महत्वपूर्ण वंश है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे कि सबसे लंबे समय तक मौर्योत्तर काल में किस देशी वंशज ने राज शासन किया था, तो वो सातवाहन है। शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो वो सातवाहन है। कौन अपनी माता का नाम आगे लगाता था, तो सातवाहन वंश के जो शासक थे वो लगाते थे। भूमि दान देने का कहाँ पे उल्लेख मिलता है, सबसे पहले तो इनके में मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप देखेंगे कि इस वंश से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे चेदी वंश को। तो देखिए इसे हम मेंशन किया हुआ है कि महाराष्ट्र का सबसे पहले क्या था, ये ज्ञात वंश था और मौर्योत्तर काल में सबसे लंबे वर्षों तक चलने वाला, शासन करने वाला ये क्या बना, वंश बना था। सिमुक जो था वो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मन, उसकी हत्या करके इसने क्या किया था, एक नींव डाली थी बड़े राजवंश की जो पूरी तरह से वैदिक संस्कृति को मानता था, वर्ण व्यवस्था को मानता था, इसीलिए इसको वेदों का संरक्षक कर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, सिमुक के बाद उसका पुत्र क्या हुआ, कृष्ण आया और उसके बाद आया एक बड़ा शक्तिशाली राजा सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम की बात करें तो उसने क्या किया था, अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो उसने अपनी राजधानी बनाई थी प्रतिष्ठान को। इसने कुछ उपाधि धारण की थी, जैसे दक्षिणापथ प्रति, यहाँ लिखा हुआ है हमने कि दक्षिणापथ प्रति इसने अपनी उपाधि धारण की थी। अप्रतिहत चक्र किया था, प्रतिष्ठान प्रति, पश्चिम पति, ये सारा इसका क्या दिखाता है, ये उपाधियां इसकी दिखाती है इसकी विजय, कि इसका शासन कहाँ तक था, इसकी विजय। दक्षिणापथ प्रति मतलब इसने दक्षिण भारत में क्या किया था, विजय प्राप्त कर ली थी। इसकी पत्नी का नाम नागनिका था, जिसके नाम पे इसने अभिलेख भी लिखवाया है, नीचे मेंशन किया हुआ है कि इसने क्या किया था, इसने अपनी पत्नी के नाम पर नाना घाट में क्या किया था, अभिलेख लिखवाया था, जिस अभिलेख में भूमि दान देने का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। नाना घाट अभिलेख जो सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी के नाम पर लिखवाया था, उसमें बौद्ध धर्म को क्या मिलता है कि बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान करने का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। साथ ही इसने क्या किया था, इसने अपने पत्नी के नाम पर मालवा गोल शैली, एक तरह का सिक्का था जिसपे इसकी पत्नी का नाम और चित्र मेंशन था, उस प्रकार की मुद्राएं यानी सिक्के चलवाए थे। इस प्रकार रानी के नाम पर चलवाने वाले सिक्के का सबसे पहला शासक कौन बना, सातकर्णी। मतलब अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि अपने पत्नी के नाम पर सिक्के चलवाने वाला इतिहास का पहला शासक कौन है, तो आप जान लीजिए कि अपने पत्नी के नाम पर या अपने रानी के नाम पर सिक्के चलवाने वाला इतिहास का पहला शासक कौन है, वो है सातकर्णी प्रथम।
प्रथम की मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि कुछ समय के लिए जो इसकी पत्नी थी नागनिका, वो गद्दी पर बैठी थी। देखिए, पहले आपसे पूछा जाता था कि इतिहास का पहला महिला शासिका कौन थी, तो आप कहते थे रजिया सुल्ताना। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या होता है कि इतिहास का पहला मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। लेकिन अगर पूछेगा कि इतिहास की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो क्या हो जाएगा, नागनिका। क्योंकि ये कुछ समय तक क्या हुई थी, सातकर्णी की मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठी थी। उसके बाद कौन बैठा था, हाल बैठा था। तो सातकर्णी के बारे में हमने क्या पढ़ा, सातकर्णी प्रथम के बारे में, किसने इसकी पत्नी नागनिका के नाम पर क्या किया था, एक अभिलेख लिखवाया था। जिस अभिलेख में क्या मिलता है, सबसे पहले भूमि दान का, नाना घाट का जो अभिलेख है, इसने अपनी पत्नी के नाम पर लिखवाया था, जिसमें सबसे पहले क्या मिला था, भूमि दान का उल्लेख मिला था। और इसने अपनी पत्नी के नाम पर क्या चलवाए थे, सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाल। देखिए, इसका क्या है, ये बहुत ज्यादा साहित्यिक व्यक्ति था और इसका ज्यादा ध्यान साहित्य पे ही रहता था। इसने खुद भी एक रचना की थी, गाथा सप्तशती, और इसका दरबारी था शरवर्मन। इसके बाद सातवाहन वंश का एक सबसे शक्तिशाली राजा निकल के आता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, उसी के माता का अभिलेख है। उसकी माता यानी उसकी माँ का एक अभिलेख मिलता है, गौतमी बलश्री के अभिलेख, नासिक का अभिलेख है, उसमें ही गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद क्या किया था इसने, क्या किया था, ये बहुत ज्यादा ही मानता था वैदिक संस्कृति को। इसने क्या किया था, वर्ण व्यवस्था का पुनः शुरुआत किया था। मतलब जो वैदिक में हमने आपको पढ़ाया था कि वैदिक काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन 4 वर्णों की जो व्यवस्था थी कि ब्राह्मणों को सबसे सर्वोच्च माना जाता था, उसके बाद क्षत्रिय का काम था राजा बनना और लोगों की सुरक्षा करना। तो वो जो वर्ण व्यवस्था थी कि वैश्यों का काम होता था व्यापार करना और शूद्र का काम होता था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। तो वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने फिर से शुरू कर दी थी। और क्या था, ये बहुत ज्यादा वैदिक संस्कृति से प्रभावित था और पूरी तरह वैदिक संस्कृति को ही फॉलो करता था। इसलिए इसे क्या कहा जाता था, वेदों का आश्रयदाता भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि वेदों का आश्रयदाता किस शासक को कहा जाता था। तो आप ये जान लीजिए कि वेदों का आश्रयदाता किसे कहा जाता था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता था। ये क्या था, इसे एक ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण, मतलब ये इतना ज्यादा वेदों को मानता था, वैदिक संस्कृति को मानता था, वर्ण व्यवस्था को मानता था कि इसे क्या कहा जाता था, अद्वितीय ब्राह्मण, मतलब इसके जैसा कोई है ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। एक बार इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि मेरे घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया है। 3 समुद्र, भारत 3 तरफ क्या है, जल से घिरा हुआ है। एक तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और एक तरफ क्या है, अरेबियन सी, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन। तो ये तीनों तरफ क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो इसने जब ये कहा कि मेरे घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया है, तो इससे क्या बात सिद्ध होती है, इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो दक्षिण भारत था वो पूरी तरह से इसने क्या किया था, विजय प्राप्त कर ली थी तीनों ओर। चाहे वो पूर्वी दक्षिण भारत हो, पश्चिमी दक्षिण भारत हो, या साउथ का दक्षिण भारत हो, वो पूरी तरह से क्या किया था, उसने उस पर कब्जा कर लिया था और उसको जीत लिया था तीनों तरफ, चाहे वो अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो, या इंडियन ओशियन हो। इसने क्या किया था, इसने शक शासक नाहपान की हत्या की थी। नासिक में जो शक थे, आगे पढ़ाएंगे हम आपको, उसका एक शासक था नाहपान, उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसके बाद जो शासक हुआ सातवाहन काल में, वो हुआ था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। और इसने सबसे पहले क्या किया था, आंध्र प्रदेश को जीता था, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आंध्र शासक भी कहा जाता है।
शकों के ये क्या किया था, ये सोचा कि शक अगर मजबूत हैं तो हम उसके साथ क्या करें, मैत्री का संबंध स्थापित करते हैं। और हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य वंश में भी बताया था कि जब कोई किसी राजा के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहता था तो क्या करता था, उसके राजवंश की किसी कन्या से शादी कर लेता था। उससे क्या हो जाता था, वैवाहिक संबंध बन जाता था दो राजाओं के बीच में, और दोनों में क्या हो जाता था, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था कि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करना है और एक जब जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे का सहयोग देना है। तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी जो था वो भी यही सोचा कि अगर हम शक के साथ, एक शक जो थे नासिक में, जो शक शासक थे, उनके साथ अगर हम मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो क्या करें, उनके किसी कन्या से शादी कर लें ताकि दोनों के बीच में अच्छी खासी मैत्री हो जाए। तो इसने क्या किया था, रुद्रदामन था एक शक शासक, रुद्रदामन प्रथम, उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ मतलब पुलमावी और उसकी पत्नी में तो अच्छी बनने लगी, लेकिन रुद्रदामन और पुलमावी में सही नहीं हुई चीजें। और फिर क्या हुआ, रुद्रदामन ने 2 बार पुलमावी को क्या किया था, पराजित कर दिया था आक्रमण करके। इसके बाद सातवाहन काल का आखिरी महत्वपूर्ण शासक बन के आता है, वो है यागश्री सातकर्णी। ये हम नहीं कह रहे कि ये आखिरी शासक ही था सातवाहन वंश का, ये क्या था, आखिरी महत्वपूर्ण शासक था। इसके सिक्के पे क्या मिलता है, शंख, नाव, पतवार, जहाज, ये सारे चिन्ह मिलते हैं। पतवार यानी वो जैसे चलाते हैं नाव, वो उस तरह के चिन्ह मिलते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ये क्या था, इसके टाइम पे जो समुद्री व्यापार था वो क्या था, अपने चरम पे था, चरमोत्कर्ष पे था। क्योंकि इसके जो सिक्के हैं वो ये बता रहे हैं कि इसके टाइम में समुद्र से व्यापार ज्यादा होता था, और इसीलिए कहा जाता है कि नौसेना का विकास इसी के टाइम में हुआ था, यानी सातवाहनों के टाइम में नौसेना पूरी तरह से विकसित होने लगी थी। वैसे नौसेना का उल्लेख तो मौर्य वंश में चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी है, लेकिन इसके सिक्के पे जो निशान मिले हैं उसको देख के ये लगता है कि नौसेना का जो स्थिति था वो इसके काल में बहुत उच्च व्यवस्था में पहुंच गया था और उसका विकास ज्यादा हो गया था। इस वंश का जो आखिरी शासक था वो था पुलमावी चतुर्थ। देखिए यागश्री जो था वो क्या था, अंतिम सक्षम और अंतिम जरूरी शासक था, लेकिन जो आखिरी शासक था वो था पुलमावी चतुर्थ। इस काल के बारे में अगर और बात करें तो ये यहाँ पे एक चांदी और तांबा मिला के सिक्का चलता था जिसका नाम था काशार्पण। काशार्पण जो था वो व्यापारिक लेन देन के लिए मोस्टली यूज किया जाता था। इसके अलावा जो ज्यादातर प्रयोग में सिक्के थे, आम जनता प्रयोग करती थी, वो था शीशे के सिक्के। जिससे क्वेश्चन बहुत आता है कि इतिहास में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे, तो सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाए थे किसने, सातवाहन शासकों ने चलवाए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सोने के सिक्के चलाते थे उसको स्वर्ण या सुवर्ण के नाम से बोला जाता था, इनके जिले को बोला जाता था। इनके समय में जो जिले थे उसको क्या नाम दिया गया था, आहार नाम दिया गया था। और इनके समय में एक नई कला निकल के सामने आई थी जिसका नाम था अमरावती। और अमरावती कला का ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि सबसे पहले मार्बल या संगमरमर का जो इस्तेमाल हुआ था वो इसी कला में इस्तेमाल हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि अमरावती कला का विकास या अमरावती कला की शुरुआत कब हुई थी, तो अमरावती कला की शुरुआत सातवाहन के समय में हुई थी और सबसे पहले इसी कला में संगमरमर का प्रयोग हुआ था। मतलब कला के रूप में पहली बार संगमरमर का उपयोग कहाँ हुआ था, अमरावती कला में हुआ था। तो सातवाहन काल में हमने किसके किसके बारे में पढ़ा है, रिवाइज अगर हम करें तो सातवाहन काल में हमने पढ़ा सीमुख होता है, सीमुख के बाद उसका बेटा कृष्ण बनता है, कृष्ण शासक बनता है, और कृष्ण के बाद
कौन बनता है? सातकर्णी प्रथम बनता है। सातकर्णी प्रथम के टाइम में इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बना लिया था और सातकर्णी प्रथम की उपाधि क्या थी? दक्षिणाप्रत थी, प्रतिष्ठान प्रति थी, पश्चिमी पथ प्रति थी। ये 3-4 उपाधियां इसने धारण की थी, जिससे क्या सिद्ध होता है कि इसने इतनी सारी विजय, पश्चिम भारत को भी जीता था, दक्षिण को भी जीता था, तो इस तरह से ये इसकी विजयों का प्रतीक माना जाता है। इसने, इसकी पत्नी का नाम था नागनिका। इसने अपनी पत्नी के नाम पे क्या किया था? नाना घाट का अभिलेख लिखवाया था, जिसमें भूमि दान का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और इसने क्या किया था? अपनी पत्नी के नाम पर क्या किया था? मालव गोल शैली प्रकार के सिक्के चलवाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये क्या बन गया? अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलवाने वाला पहला शासक बन गया। सातकर्णी प्रथम के बाद क्या हुआ? उसकी पत्नी नागनिका कुछ समय के लिए शासक बनी, शासिका बनी। उसके बाद हाल आया, और हाल क्या था? हाल एक साहित्यिक शासक था। उसने क्या किया था? गाथा सप्तशती की रचना की थी। उसके बाद सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा बनता है, वो होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने क्या किया था? पहली बात तो ये कि इसने वर्ण व्यवस्था को पुनः शुरुआत कर दिया था। वैदिक संस्कृति को मानता था, इसलिए इसे वेदों का संरक्षक कर्ता भी कहा जाता है या आश्रयदाता कहा जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो उसकी माता के अभिलेख, गौतमी बलश्री का जो अभिलेख है नासिक का, उसी से गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद क्या हुआ है? इसे अद्वितीय ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती है, और इसने क्या कहा था कि मेरे घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि इसने दक्षिण भारत पे पूरी तरह से विजय प्राप्त की थी। इसके बाद जो शासक बना था वो था वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, जो आंध्र प्रदेश को सबसे पहले जीता था, इसीलिए आंध्र शासक के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया था? रुद्रदामन की बेटी से शादी कर ली थी, लेकिन क्या हुआ? रुद्रदामन से इसका संबंध फिर भी नहीं ठीक हो पाया, और रुद्रदामन ने क्या किया? 2 बार पुलमावी को पराजित कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? आखिरी महत्वपूर्ण शासक ऋषि सातकर्णी आया, जिसके सिक्कों पे शंख, नाव और पतवार, जहाज, इस तरह के चिन्ह मिलते हैं, जिससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि इसके समय में क्या था? समुद्री व्यापार अपने चरम पे था और नौसेना का विकास ज्यादा हुआ था। आखिरी जो सातवाहन का शासक था वो पुलमावी चतुर्थ होता है। देखिए, ये सारे जो शासक हैं ये अपने नाम के पहले क्या लगाते हैं? अपनी माता का नाम लगाते हैं, जिससे ये बात सिद्ध होती है, माना जा सकता है कि इनका समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक था, लेकिन राजा पुरुष ही होते थे, एकमात्र उनकी पत्नी को छोड़ के। इनके समय में काशार्पण सिक्का चला था, जिसे चांदी और तांबे से मिला के बनाया जाता था। सातवाहन शासक पहले ऐसे शासक थे सातवाहन वंश के, जिसने सिक्के, शीशे के सिक्के चलवाए थे। इनके समय में अमरावती कला का विकास हुआ था, जिसमें क्या था? सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ये सोने के सिक्के को सुवर्ण कहते हैं। जिले का नाम, इनके जितने जिले थे उसको आहार के नाम से जाना जाता है। आखिरी जो मौर्योत्तर वंश का देशी शासक का वंशज है वो है चेदी वंश। चेदी वंश कहाँ था? कलिंग यानी उड़ीसा में था। इसका संस्थापक कर्ता कौन थे? महामेघवोन थे, और इसके महत्वपूर्ण शासक जो थे वो थे खारवेल। खारवेल ने क्या थे? हाथी गुम्फा अभिलेख का निर्माण कराया था, जो क्या है? नहरों के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? तो खारवेल का है। खारवेल किस वंश का शासक था? तो चेदी वंश का। और नहरों के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख था। इसने क्या किया था? उड़ीसा में भुवनेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि जो मौर्योत्तर काल था उसमें जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो कौन कौन से थे, वो सारा डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।